नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से 70 बीपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग एडुटेरिया कोचिंग संस्थान का 8वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो इंडियन पॉलिटी पे आधारित है। और ये शायद इंडियन पॉलिटी का अंतिम पेपर है। इसके बाद साइंस टेक और इन्वायरमेंट से संबंधित पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज इंडियन पॉलिटी का 8वें नंबर का टेस्ट पेपर अंतिम टेस्ट पेपर है। तो शुरू करते हैं 8वें नंबर का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में किसी राज्य या प्रांत में राज्यपाल के पद की संकल्पना किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, कनाडा के मॉडल पर आधारित है और वहां से इसको पदस्थ किया गया है। जहां तक इसके एक्सप्लेनेशन की बात रही, तो भारतीय संविधान सभा में राज्यपाल के पद के संबंध में पर्याप्त चर्चा की गई और चर्चा का मुख्य विषय यह था कि राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को निर्वाचित किया जाए या राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाए। इसके अलावा राज्यपाल को निर्वाचित किए जाने को लेकर संविधान सभा में पर्याप्त आशंकाएं भी व्यक्त की गई। इसलिए भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे निर्वाचित होता है, कि बजाय कनाडा के मॉडल को स्वीकृत किया गया। और कनाडा के संघात्मक मॉडल में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। सूची 1 में अनुच्छेद दे रखा है और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। उनको आपस में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुच्छेद 155 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 155 में दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। अनुच्छेद 156 में दे रखा है राज्यपाल का कार्यकाल, तो इसका पहले से मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 159 में दे रखा है राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, तो इसका मिलान हो जाएगा 5वें से। अगला दे रखा है अनुच्छेद 161, इसका मिलान हो जाएगा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से। अब अंतिम एक बच गया है राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति, ये आता है अनुच्छेद 154 के तहत, जो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सही ऑप्शन सी होगा, जो सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन ए दे रखा है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा कारण आर दे रखा है कि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो यहाँ पे तीसरे में देखा जाए, कथन दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। तो उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गलत क्यों है? क्योंकि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 154 में है, ना कि अनुच्छेद 163 में। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। जबकि अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। इसलिए
दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत था, तो दोनों ही कथन गलत थे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए, जिसमें कथन दे रखा है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में की गई है, 213 में की गई है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, सूची फर्स्ट में राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व दे रखे हैं और सूची सेकंड में दे रखा है संबंधित राज्य को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो विदर्भ के लिए जो है पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना जो है महाराष्ट्र से संबंधित है और राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच जो है सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ जो है शांति सुनिश्चित करना जो है सिक्किम राज्य से संबंधित विषय है। और जो है जनजाति इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था करना जो है असम से संबंधित है और राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना मणिपुर के जो है से संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, राज्य का सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 165 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा इस कोचिंग संस्थान ने जो है ना क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी देना शुरू कर दिया है ना, तो उतना जो है इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि पहले से जो है अब क्या है कि आंसर जो है सामने दिखता है, ठीक है, तो बच्चा चाहता है। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि जो है सर जो है क्वेश्चन के नीचे आंसर भी जो है हमें दिखाया करिए, ठीक है, इससे जो है मतलब कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है सही से। लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। दूसरा कथन है वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। जबकि तीसरा कथन है वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उन्हें उनके पद से जो है विमुक्त नहीं कर सकता। चौथा कथन है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तें और जो है कार्यविधि तय करता है। तो सही कथन के लिए पूछा गया है, तो पहला कथन तो सही है, चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, पर वह उन्हें उनके पद से हटा नहीं सकता है। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। जबकि जो है तीसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा एक विशेष जो है संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, खनिज उत्खनन के रॉयल्टी के रूप में जनजाति जिला परिषद को देय राशि के निर्धारण का विवेकाधिकार किस राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो मणिपुर के पास नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या जो है अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, राज्यपाल को राज्य के विधान विषयक या प्रशासन मामलों से संबंधित सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रावधानित है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 167 में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये सूचना किस संबंध में होगा? राज्य के विधान विषयक मामलों के संबंध में, राज्य के जो है प्रशासनिक मामलों में और राज्यपाल द्वारा मांगी गई विधान विषयक या प्रशासनिक मामलों से संबंधित सूचना देनी होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में जो है मंत्रियों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान है, जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 170 में जो है
विधानसभाओं के गठन संबंधी बातें कही गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 175 का संबंध जो है राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने के अधिकार से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्यपाल किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, जबकि दूसरा कथन है कि राज्यपाल जो है राज्य विधिक के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। तीसरा कथन है राज्यपाल जो है राज्य विधि के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड की सजा को स्थगित कर सकता है। चौथा कथन है राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत जो है मृत्युदंड को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। तो उपरोक्त में से कुल कितने कथन यहाँ पे सही है? तो कौन कौन से सही है? जो है तीसरा चौथा यहाँ पे सही है, तो 2 कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला दूसरा कथन गलत है। तो राज्यपाल जो है सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई किसी व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता है, जबकि ऑप्शन में लिखा था कि माफ कर सकता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है कि जो है राज्यपाल किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता, चाहे वह मृत्युदंड किसी राज्य विधि के अंतर्गत ही क्यों ना दिया गया हो। हाँ, वह राज्य विधि के अंतर्गत प्रदत्त मृत्युदंड की सजा को स्थगित अवश्य कर सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें तथा बताइए कि राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वह जो है द्विसदनी विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और विधान परिषद का सत्र चल रहा हो तब जारी कर सकता है। इसके अलावा द्विसदनी विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा हो। इसके अलावा एक सदनी विधायिका की स्थिति में जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। ये तीनों ही विकल्प जो है अध्यादेश को जो है जारी करने के संबंध में जो है सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही स्थितियाँ करेक्ट होंगी। इसके संबंध में जो है अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 213 के तहत आता है, जो है राज्यपाल के संदर्भ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। इसको हमने जो है ब्रिटिश संसदीय परंपरा से हमने अपनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। और जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान किया गया है। और जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, अतः वे इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष जो है निश्चित किया गया है। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सी कथन सही है, तो ये पूछा गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले कथन में कहा गया है कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है और जो है व्यवहार में जब तक उसे जो है विधानसभा का विश्वास मत जो है प्राप्त होता है तब तक वह जो है पदासीन रहता है। दूसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, न कि संसद द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी भी राज्य में सभी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्रियों की संख्या हो सकती है 12। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 का, इसके द्वारा जो है कहा गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य का जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता। साथ ही इसमें एक जो है परंतु यह भी है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या भी 12 से कम नहीं होगी।
इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि भारत के जो है कुछ एक राज्यों में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 32, 40 या 60 भी है, और इस संख्याओं का जो है 15% कितना होगा, 4, 6 और 9 आएगा, जो वहाँ के मंत्रियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18वां, 94 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसका संबंध कुछ एक राज्यों में जनजाति जो है आदिवासी मंत्रियों की अनिवार्य नियुक्ति से है, कब पारित किया गया? यह जो है 2008 में पारित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह इसके तहत जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों की मंत्रिपरिषद में आदिवासी के मंत्री को अनिवार्य रूप से नियुक्त करने को लेकर प्रावधान किया गया, और यह संशोधन अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां, राज्य के मंत्रियों का जो है सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो इसका उत्तरदायित्व जो है विधानसभा के जो है तहत होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यहाँ संविधान का अनुच्छेद 164 यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मंत्रालय शब्द का प्रयोग जो है संघ की शासन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, न कि राज्य की शासन प्रणाली के संदर्भ में। जबकि दूसरा कथन है कि राज्य की शासन प्रणाली विभागों में बटा होता है, न कि मंत्रालयों में। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद जो है 168 से 212 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है तक जो है राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि के बारे में जो है उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधानसभा में वर्तमान में सीटों की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में संयोजित कीजिए। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। तो पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा जो है महाराष्ट्र, फिर आएगा बिहार, फिर आएगा जो है कर्नाटक और फिर आएगा राजस्थान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पहले देख लेते हैं ना थोड़ा सा सीटों का जो कहा गया है विधानसभा में, क्योंकि जो है बिहार में सीटों की संख्या कितनी है 243, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, कर्नाटक में 224 और राजस्थान में 200। और अवरोही क्रम में किया जाए तो पहले पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा बिहार और फिर आएगा कर्नाटक और फिर आएगा राजस्थान। इसके अलावा अन्य बिंदुओं में बात किया जाए तो सीटों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 403 है। और राज्यों में सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है, जहां सीटों की संख्या केवल 32 ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की जो है विधानसभा की सीटों का कुल योग कितना होगा? तो दिल्ली में 70 सीटें हैं और जो है 30 सीटें जो है पुदुचेरी में है, तो टोटल 100 सीटें हो गई। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अब तक भारत में कुल कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो भारत में कुल जो है 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कब कब? जो है 1952, 1962, 1972, 1902 में संसद ने जो है परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2000 तक के लिए रोक दिया गया, और 1971 की जनगणना के अनुरूप ही निर्वाचन क्षेत्र के आकार को निश्चित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 तथा सूची सेकेंड को सम्मिलित करें तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो विधान परिषदों का गठन जो है
तो विधान परिषदों का गठन कब किस अनुच्छेद के तहत किया गया? विधान परिषदों का गठन अनुच्छेद 171 के तहत, विधानसभाओं का गठन अनुच्छेद 170 के तहत, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो है संकलन किया गया, नियुक्ति की गई जो है अनुच्छेद 178 के तहत, और विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का जो है नियुक्ति जो है अनुच्छेद 182 के तहत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, बी नंबर का कूट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो कुल जो है 40 सीटें आरक्षित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो है अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 2 सीटें हैं। तो इस प्रकार टोटल 40 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्यों के विनियोग विधेयक से संबंधित उपबंध है। तीसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 204 का संबंध विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय जो है विवरण यानी बजट से है। चौथा कथन है संविधान के अनुच्छेद 206 का संबंध जो है राज्य विधानमंडलों में वित्तीय विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान से है। तो उपरोक्त में से कुल कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है केवल पहला कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी जो है गलत है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 202 का संबंध जो है विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट से है, और जो है अनुच्छेद 204 का संबंध राज्यों के विनियोग विधेयक से है, और राज्यों के वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 207 में है, ना कि अनुच्छेद 206 में। और अनुच्छेद 206 का संबंध लेखा, ऋण एवं असाधारण अनुदान पर मतदान से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इसका कारण आर दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल को अनेक जो है विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसी विधायिका का कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के कितने दिनों तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहेगा तो उसकी जो है सदस्यता समाप्त की जा सकती है? तो ये प्रक्रिया है 60 दिनों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि इसके 1/6 सदस्य जो है स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषदों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है, और इसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का निर्वाचन जो है इस प्रकार होगा कि 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों द्वारा होगा, 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य में रह रहे 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ समाविष्ट किए गए हैं? तो ये प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य जो है समाहित किए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में अपेक्षित नहीं है? पहला है यह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो।
दूसरा कथन है उसे भारत में न्यायिक कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो। तीसरा कथन है वह भारत का नागरिक हो। चौथा कथन है वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। उसे जो है भारत में न्यायिक कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये जो है ऑप्शन होने चाहिए। और जो है भारत में जो है भारत का नागरिक हो, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इनको पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अन्य संबंधित कानून या संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा उत्तर पूर्व के किन 3 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है? तो ये जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अन्य संबंधित कानून अधिनियम 2012 के तहत 3 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इससे भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 21 से बढ़कर 24 हो गई। उक्त अधिनियम से पूर्व उपरोक्त तीनों राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, जबकि दूसरा कथन है भारत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों के रिट जो है क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को तथा सूची सेकेंड को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 36 में देखा जाए तो उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद जो है अभिलेख होना अनुच्छेद 215 के तहत वर्णित किया गया है। और जो है उच्च न्यायालय का गठन जो है 216 के तहत जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 के तहत, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 225 के तहत। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है? पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, उन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार की व्यापक शक्ति प्राप्त होना चाहिए। तीसरा कथन है उच्च न्यायालय की अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति का होना। चौथा कथन है कि उच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर सुनवाई का अधिकार होना। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो सही के लिए पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे जो है दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य रिकॉर्ड के रूप में जो है परिसाक्ष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। इसके अलावा जो है उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना पर जो है दंड देने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे जो है 2 शक्तियाँ ही प्राप्त हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही सही थे, बाकी जो है शक्तियों का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए जो है दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात का प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो यह उल्लेख अनुच्छेद 231 में किया गया है, जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है 1861 में पारित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई।
वे उच्च न्यायालय थे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय। आगे चलकर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता के तहत आते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 231 के अंतर्गत किया गया है, जहां कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया जाता है, जिसके तहत देखा जाए तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक जो है विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक जो है पुनर्विलोकन यानी समीक्षा शक्ति को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम कर दिया गया है। इसका कारण दे रखा है कि वर्तमान में किसी भी केंद्रीय कानून की जो है संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, आर यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग है? तो यह उल्लेख जो है एल चंद्र कुमार वाले मामले में जो 1997 में आया उसमें इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किसी साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद को अधिकतम कितने समय की जो है विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति जो है 4 माह की प्राप्त है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है संविधान के 201 जो है अनुच्छेद के तहत? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई और ये जो है योजना आयोग की जगह जो है इसने अपना स्थान जो है निर्धारित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नीति आयोग जो है केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नज़दीकी सहयोग, परामर्श एवं जो है समन्वय में कार्य करता है, जबकि दूसरा कथन है कि उपरोक्त संदर्भ में लिए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी नीति आयोग पर ही होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में देश में कुल जो है 28 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा कथन है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तीसरा कथन है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। चौथा कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन देखना है तो यहाँ पे पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ना कि 28 है, और 25 उच्च न्यायालयों में 7 का जो है क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। और किसी भी जो है कहा गया है किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन दिल्ली का अपना एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। साथ ही संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ का भी अपना उच्च न्यायालय है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया था। लेकिन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है जो आयु है वो 62 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि नीति आयोग ना तो जो है संवैधानिक निकाय है और ना ही जो है संवैधानिक। कारण आर दे रखा है कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई है। यहाँ पे देखा जाए ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के जो है विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो ये जो है इसके तहत चारों विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट, माफ़ कीजिए डी नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें।
कथन पहला है कि मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। कारण आर दे रखा है कि मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री राज्य के किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। मंत्री या मंत्रियों के साथ किसी मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है या राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। और कारण आर यहाँ पे सही हो जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? तो यह जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक था सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने द्विसदनीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। दूसरा कथन है 1957 में गठित समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय जो है विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे सत्य कथन को देखा जाए तो दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चुनाव करें। यहाँ पे देखा जाए 1960 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी राज्यों में न्याय पंचायत की स्थापना की गई। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सभी राज्यों में नहीं किया गया, बल्कि कुछ राज्यों ने जो है न्याय पंचायत की स्थापना की जो छोटे दीवानी या जो है आपराधिक मामलों के लिए थी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो जो है दिसंबर 1977 में जो है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसने जो है अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में जो है इसके पश्चात जो है पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 से ज़्यादा सिफारिशें भी की गईं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में 8 प्रकार के जो है शहरी स्थानीय शासन है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है। जबकि तीसरा कथन है कि नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चौथा स्टेटमेंट भी दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है केवल चौथा कथन गलत है, बाकी जो है ऊपर के तीनों सही थे। तो 3 कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि जो है देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ना कि 1919 के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय जो है स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। इसलिए यहाँ पे जो है चौथा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में पहला नगर निगम जो है 1688 ईस्वी में किस स्थान पर लागू किया गया? तो यह नगर निगम जो है मद्रास में लागू किया गया। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1 को सूची सेकंड से जो है मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जो है 1726 में जो है बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किया गया। तो दूसरे से मिल जाएगा। 1882 में जो है 1882 में जो है 1882 में जो है लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 का जो है संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए जो है मैग्ना कार्टा की हैसियत जो है प्रस्तुत की और उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है पिता कहा गया। इस प्रकार यहाँ पे इसका मिलान हो जाएगा स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा।
की घटना घटी और 1870 में जो है 1870 में जो क्या हुआ, जो है लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो है संकल्प जो है पहले से मिल जाएगा। 1907 जो है रॉयल कमीशन ऑन जो है डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संघीय व्यवस्था कमजोर हो जाती है। कारण आर दे रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कथन और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन से राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? गोवा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, पुदुचेरी, उत्तराखंड। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुच्छेद 243 ई का संबंध किससे है? सीटों के आरक्षण से। ये सही है सुमिलित। और 243 सीटों के आरक्षण से, ये ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो है 243 ई जो होता है वो पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित होता है। इसके अलावा जो है 243 जी दे रखा है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित है। 243 के दे रखा है ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ये सही है, तो ये पहले गलत हो चुका है, ठीक है। और 243 एच दे रखा है पंचायतों की करारोपण की शक्ति से संबंधित है। तो वहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट था जो गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वशासी जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है स्वशासी जिलों को जो है स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। दूसरा कथन है स्वशासी जिलों में जिला परिषद का गठन होता है जो कुल 30 सदस्यों से मिलकर बना होता है। तीसरा कथन है जिला परिषद में 25 सदस्य जो है वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं तथा 5 नामित किए जाते हैं। चौथा कथन है कि संसद या राज्य विधानमंडल के जो है अधिनियम स्वशासी जिले में लागू नहीं होते हैं। तो उपरोक्त में कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 2 कथन यहाँ पे सही है, जो है दूसरा और चौथा, जबकि पहला और तीसरा यहाँ पे गलत है। पहला तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 242 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। दूसरा कथन है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक पद्धति में एक रूपता नहीं है। तो असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो 62 में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है जो ए ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति जो है में समानता नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन असत्य है कि दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति जो है उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये यहाँ पे जो है असत्य है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो होता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, ना कि उपराज्यपाल को। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और जो है मंत्री राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 1960 में किया गया और जिसकी अध्यक्षता UN धेवर ने की थी और 1961 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित की। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में जो है किया गया है? तो अनुच्छेद 329 में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की जो है संसद की शक्ति दे रखी है। और अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए जो है निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की जो है उस विधानमंडल की शक्ति दे रखी है। और अनुच्छेद 329 जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरा कथन है कि निर्वाचन आयोग एक अर्धन्यायिक जो है संस्था के रूप में कार्य करती है। तीसरा कथन है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्ति दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती है। तो यहाँ पे गलत कथन को चुनना है हमें। तो गलत तो कोई है नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग एक जो है न्यायिक संस्था है। दूसरा कथन है वित्त आयोग एक जो है स्थायी संस्था है। तीसरा कथन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत जो है तय होता है। चौथा कथन है कि वित्त आयोग के सदस्यों की जो है पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें जो है कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है यहाँ पे केवल एक कथन सही है। कौन सा? तीसरा नंबर का कथन। बाकी पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत है। तो इसलिए एक कथन सही है जो है यहाँ पे तीसरे नंबर का। पहला इसलिए गलत है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जो है वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और दूसरा है कि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। अतः यह एक जो है अस्थायी संस्था है। और चौथा इसलिए गलत है कि उनकी जो है पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो उनका नाम था केसी नियोगी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, जिसने जो है 1952 में अपनी रिपोर्ट जमा की। और प्रथम वित्त आयोग के जो है रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष जो है 1952 से 57 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 101वीं संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा देश में नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया गया। दूसरा कथन है जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई। यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 2015 में नहीं 2016 में इसको जो है प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पंचायती राज संस्थाओं को किसके संबंध में किस समिति ने इसे जो है बिना जड़ की घास कहा? तो जीवी के राव समिति ने इसे इस कथन से संबोधित किया था। और 1985 में जो है जी के वी राव अध्यक्षता की में जो है इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह कार्यकाल की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। कारण आर दे रखा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म का चयन करें। 243T अनुच्छेद का मिलान होगा जो है सीटों के आरक्षण से, और जो है 243Z का मिलान होगा नगर पालिकाओं के लेखा का अंकेक्षण से। 243ZA का मिलान होगा नगर पालिकाओं के जो है चुनाव से। 243ZB का मिलान होगा सदस्यता से अयोग्यता के बारे में।
तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है जो विषय वस्तु है वो है संघ शासित प्रदेशों में जो है लागू होता है 243 ZB। जो सदस्यता से अयोग्यता का विषय है ये जो है 243V के तहत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद जो है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के तीनों विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा कथन है कि पुदुचेरी विधानसभा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा कथन है राष्ट्रपति विधि बनाकर संसद के किसी अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है। दिल्ली विधानसभा की तरह ही जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा पुलिस व्यवस्था पर कानून नहीं बना सकती। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे जो है चारों ही कथन यहाँ पे सही हैं, चारों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षकों में निम्न में से कौन सम्मिलित है? पहला है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है निर्वाचन आयोग, तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चौथा है संघ लोक सेवा आयोग, पांचवा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही है। पांचवा यहाँ पे गलत है। पांचवा यहाँ पे इसलिए गलत है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महान्यायवादी जो है नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होना आवश्यक है। दूसरा कथन है महान्यायवादी के नियुक्ति तथा कार्यकाल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है आपको। तो सही कथन देखा जाए तो केवल पहला है, दूसरा यहाँ पे गलत है। महान्यायवादी को जो है अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, और जो है इसका कार्यकाल जो है इसका जो है उच्चतम न्यायालय में वकालत का वर्ष जो है 10 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है, और राष्ट्रपति के मतानुसार वह जो है न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और इसका उल्लेख जो कहा गया है संविधान में, अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था करता है, और महान्यायवादी के कार्यकाल को जो है संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। पद की तो व्यवस्था करता है लेकिन जो है कार्यकाल को निश्चित नहीं करता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये जो है राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 316(2) में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 पंचायती 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। कारण आर है कि संसद में जो है पेशा अधिनियम द्वारा भाग 9 से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो है विस्तारित किया है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए कथन ए और कारण आर जो है दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची से संबंधित है? कृषि, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अग्निशमन सेवाएं, और कांजी हाउस यानी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। तो यहाँ पे देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा और पांचवा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है 12वीं अनुसूची से संबंधित विषय हैं ये दोनों, अग्निशमन सेवाएं और जो है कांजी हाउस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पंचायतों के जो है प्रकार्यात्मक विषय वस्तु नगरपालिका के प्रकारात्मक विषय वस्तु की तुलना में ज़्यादा व्यापक है। दूसरा कथन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। तो असत्य कथन को चुनना है यहाँ पे। तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, जबकि पहला यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है 74वां संविधान संशोधन जो है 1 जून 1993 को जो है प्रभाव में आया था, इसलिए जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। पहला कथन है नगरपालिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को
उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरा कथन है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। और तीसरा कथन है राज्य विधानमंडल जो है नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान करता है। चौथा कथन है कि नगर पालिका में आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में जो है विनिर्दिष्ट जो है समापन अवधि के पश्चात समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे असत्य है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। इनमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं से संबंधित सीटें आरक्षित हैं, ये कहा गया है। और जो है इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत है। क्योंकि जो है पंचायतों या नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे गलत माना जाता है। जबकि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा है, ना कि पिछड़े वर्गों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन से विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में जो है कौन कौन से विषय हैं। एक तो लोक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है, और पेटेंट जो है संघ सूची का विषय है, और वन, कारखाने और विद्युत जो है समवर्ती सूची में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, बढ़ते वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित करें। पहला है राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, दूसरा है उपाध्यक्ष नीति आयोग, तीसरा है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, चौथा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, पांचवा है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले जो है पांचवा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर जो है दूसरा आएगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इनमें से असत्य कथन जो है डी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 371 में हिमाचल प्रदेश तथा असम के लिए विशेष उपबंध किया गया है। क्योंकि जो है अनुच्छेद 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ना कि हिमाचल और असम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला है नगर निगम, जिसमें महापौर है, अधिसूचित क्षेत्र समिति, जिसमें औद्योगिकीकरण के कारण जो है विकासशील कस्बा है, तीसरा है नगर क्षेत्रीय समिति, जिसमें जो है छोटे कस्बों में जो है प्रशासन के लिए गठित किया जाता है, और छावनी परिषद है केंद्र सरकार द्वारा जो है शासित। तो उपरोक्त युग्मों में जो है कितने सही सम्मिलित हैं। तो सभी चारों सही सम्मिलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे बताते चले कि महापौर को मेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, वर्तमान में देश भर में कितने जो है छावनी बोर्ड हैं। तो जो है 62 छावनी बोर्ड है, उन्हें 4 कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, नगर पालिका विधेयक निम्न में से किन प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में पेश किया गया। तो यहाँ पे जो है राजीव गांधी, वीपी सिंह और नरसिम्हा राव के जो है शासनकाल में जो है पेश किया गया, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि अगस्त 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी, तब लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक यानी नगर पालिका विधेयक पेश किया गया, और वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक जो है स्थापित किया। हालांकि ये विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। इसके बाद जो है नरसिम्हा राव सरकार ने सितंबर 1991 में जो है इसको पुनः लोकसभा में संशोधित कर जो है पुनः स्थापित किया, और अंततः 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का वर्णन मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 डी में मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, पंचायती राज के वित्तीय स्रोत में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है। पहला है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, दूसरा है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार से प्राप्त जो है अनुदान, तीसरा है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त केंद्रीय आवंटन,
चौथा है स्थानीय स्तर पर जो है संसाधन निर्माण। तो यहाँ पे देखा जाए 89 में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है ये सारी प्रक्रियाएं भारत की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005 में बना और 2009 तक संचालित रहा, उसके तहत जो है ये सारे प्रावधान जो है संक्षेपित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पंचायत को समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। दूसरा कथन है विघटित होने की दशा में 1 वर्ष के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तीसरा कथन है विघटित होने पर नए पंचायत का गठन केवल शेष अवधि के लिए ही होगा। चौथा कथन है अगर विघटन के पश्चात शेष अवधि 1 वर्ष बचा है तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे गलत कथन चुनना है। तो एक तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है और जो है चौथा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है और चौथा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है ये इसके बारे में समझते हैं। तो यह अधिनियम अपनी प्रथम बैठक की तारीख से सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है, तथापि समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद जो है पंचायत गठन के लिए नए चुनाव करवाए जाएंगे और इसकी जो है 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसके जो है विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर जो है करवाना अनिवार्य है। परंतु जहां शेष अवधि 6 माह से कम है वहां इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ऐसा राज्य जिसकी जो है जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के गठन न करने की छूट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अप्रत्यक्ष ढंग से चुने गए जो है पंचायत के अध्यक्ष को पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा कथन है तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा कथन है गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे सत्य कथन को देखा जाए, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। तो किसी पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायत के अन्य सदस्यों जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित हुए हैं को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, संघीय क्षेत्रों के संबंध में विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है 243B में वर्णित है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, मिलान करना है। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में वित्त आयोग है, सूची सेकंड में अध्यक्ष है। तो नौवां जो है वित्त आयोग जो है, नौवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NKP साल्वे, NKP साल्वे, और 10वें के अध्यक्ष थे KC पंत, और जो है 12वें के थे डॉक्टर C रंगराजन, और 14वें के थे YV रेड्डी। तो यहाँ पे सही मिलान क्या हो जाएगा? सही मिलान हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, GST परिषद के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री, RBI गवर्नर। तो यहाँ पे दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होते, ना ही RBI गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि GST परिषद की बैठकों में प्रत्येक निर्णय जो है उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। दूसरा कथन है कि केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों का 1/4 होता है। तीसरा कथन है जो है समस्त राज्य सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों का 3/4 के बराबर होता है। चौथा कथन है कि परिषद के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है। तो उपरोक्त में कितने कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन यहाँ पे सही है, एक कथन यहाँ पे
पहला भी गलत है। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होना चाहिए। दूसरा भी गलत है। समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होना चाहिए। ये भी गलत है। ये सही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो जो 51वां जो है संविधान संशोधन हुआ उसका संविधान मंत्रिपरिषद के आकार से है, और 100वां संशोधन जो है भूमि हस्तांतरण तथा ग्रहण से है, और 102वां संशोधन जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, और 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को जो है व्यवस्थित करे। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 151 में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल जो था 2005 से 9 तक था, और इसमें जो है इसका गठन 31 अगस्त 2005 को जांच आयोग के रूप में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया, और आयोग ने जून 2006 से मई 2009 तक 15 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए, कथन ए दे रखा है कि हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जाति समूहों को जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। कारण आर दे रखा है कि संविधान में किन जातियों या जाति समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाए, इसका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोगों का प्रावधान किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है 89वां जो है संविधान संशोधन हुआ उसमें इसको प्रावधान किया गया है। यह संशोधन हुआ 2003 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 371 गा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दूसरा कथन है इस अनुच्छेद को 32वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि ये जो है आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि मणिपुर से संबंधित है, और इसको जो है 22वें संविधान संशोधन द्वारा 1969 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दे रखा है, सूची सेकेंड में उनकी विषय वस्तु, तो उनका आपस में मिलान करना है। तो जो है अनुच्छेद 371 एफ दे रखा है, तो ये जो है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। और 371 जी का मिलान हो जाएगा मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। और जो है 371 एच दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, और 371 आई जो है गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से किस विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है? तो ये जो है मिजोरम में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। राज्यपाल तथा धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा कथन है वह विधेयक को रोक सकता है। तीसरा कथन है वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो सही कथन देखना है, तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें जो है अरुणाचल प्रदेश में आरक्षित है।
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में 59 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, और नागालैंड में जो है मध्य प्रदेश में 47 है, मेघालय में 55 है, उड़ीसा में 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित है। यह अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, संख्या के संबंध में सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि गुवाहाटी के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 जो है न्यायिक क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा बम्बई के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप आते हैं, टोटल 3। कलकत्ता के तहत आते पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 2। मद्रास के तहत तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, गाडगिल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गाडगिल समिति का गठन 1985 में किया गया। दूसरा कथन है इसने पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तीसरा कथन है इसने पंचायतों के तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव दिया। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है इस समिति का गठन 1988 में हुआ था, ना कि 1985 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को स्वीकृति देगी। दूसरा कथन है छोटे स्तर पर खनिजों के खनन संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है। तीसरा कथन है प्रत्येक ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम के लाभार्थियों के पहचान के लिए जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है कौन से कथन सही है, तो कथन सारे सही हैं, असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत नहीं है कोई भी कथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है NHRC का एक जो है संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे जो है गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक जो है वैधानिक आयोग निकाय है, ना कि संवैधानिक आयोग, और इसकी स्थापना 1993 में जो है संसद द्वारा पारित कानून अर्थात जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है एक सदस्य महिला होनी चाहिए। तीसरा कथन है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे गलत हैं? तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, जबकि दूसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 जो है सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, और सदस्य जो है सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और 3 व्यक्ति जिनमें से कम एक महिला होना अनिवार्य है, और जिन्हें जो है पूर्णकालिक सदस्यों के जिन्हें जो है मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। और जो है कहा जाए तो इसमें जो है कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जानी चाहिए, जिसमें जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए पहला और तीसरा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक
या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। दूसरा कथन है अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तीसरा कथन है अध्यक्ष और सदस्य जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। दूसरा कथन है इसमें अपनी प्रक्रिया को जो है विनियमित करने की शक्ति निहित है। तीसरा कथन है इसमें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं तथा इसकी कार्यवाहियां न्यायिक चरित्र की हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कितने कथन जो है असत्य हैं, तो सभी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसमें मानव अधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है। दूसरा कथन है इसमें पीड़ितों को आर्थिक राहत देने की शक्ति है। तीसरा है ये सिफारिशें जो है संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन सिर्फ सही है, पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि आयोग के कार्य जो है मुख्यतः जो है अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं और इसमें जो है मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने या पीड़ित को आर्थिक सहायता सहित कोई राहत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मूल जो है संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। दूसरा कथन है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। तीसरा कथन है संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में जो है 7वीं प्रविष्टि जो है स्थानीय शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा यहाँ पे सही है, पहला दूसरा यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि स्थानीय शासन से संबंधित है, ना कि 7वीं ही अनुसूची, इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसके संबंधित लेख केवल 243 ZH और 243 ZT है। दूसरा कथन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राजनीति का एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है। तीसरा कथन है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तीसरा कथन है उपरोक्त कथनों में जो है कितने कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे पहला कथन जो है, पहला कथन यहाँ पे जो है एक कथन सही है, कौन सा? तीसरा वाला, जबकि पहला दूसरा गलत है। पहला दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि 2011 में हमें देखने को मिलता है कि जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसमें सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया और इसमें 3 महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए गए और इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया अनुच्छेद 19 के तहत, और इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राजनीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत भी जो है सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 43B के तहत, और इसके तहत जो है संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9B जिसे सहकारी समितियां नाम दिया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सहकारी समितियां विषय के रूप में संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध है। दूसरा कथन है प्रत्येक सहकारी समिति के खाते का जो है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए। तीसरा कथन है सहकारी समिति के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधिकार ऐसे निकाय में निहित होगा जैसा कि भारत की संसद द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे गलत है।
तीसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा यहाँ पे गलत है, तो 2 सही थे, तो 2 के लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे 2012 में अधिनियमित किया गया था। दूसरा कथन है इसने लोकपाल को जो है संवैधानिक दर्जा और प्रशिक्षण प्रदान किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बोर्ड में निदेशकों की संख्या उतनी होगी जितनी जो है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी। दूसरा कथन है किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। तीसरा कथन है बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 3 वर्ष का होगा। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो सक्षम ऐप के तहत देखा जाए तो दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना जो है इसमें इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अभिनेत्री जो है संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सही कथन को देखना है तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी नहीं होगा, नलिन नेगी होगा, जिनको भारत पे का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। दूसरा है यह एक दोहरा जो है क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह जो है गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे पहला दूसरा यहाँ पे जो है असत्य है, दोनों ही कथन जो है असत्य हैं, क्योंकि जो है ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध जो है शनि ग्रह से है और यह नासा द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जुलाई 2028 में जो है लॉन्च किया जाएगा, इसकी पुष्टि हो गई है। और यह जो है यह एक दोहरा जो है क्वाड कॉप्टर है जिसे शनि के सबसे बड़े उपग्रह जो है टाइटन की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा नेटवर्क द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। दूसरा कथन है 2023 में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले 10 देश में भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। तो असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन जो है नहीं, सही कथन का चुनाव करना है। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष जारी की जाती है और 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को जो है उच्च स्तर की जो है तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जिसमें मौसम खाद्य संकट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक था। और 2023 में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य संकट वाले 10 देश थे, जिनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, सीरिया जो है अरब गणराज्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात संबंधी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वित्तीय वर्ष 2023-24 जो है उसमें मार्च 2024 के दौरान 41.68 बिलियन जो है बिलियन के चालू वित्तीय वर्ष के उच्चतम मासिक माल निर्यात के साथ समाप्त हुआ। सेवाओं में भारत ने जो है निर्यात में विस्तार और आयात में संकुचन देखा। तीसरा कथन है मार्च 2024 में भारत का कुल निर्यात 70.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे असत्य हैं? तो यहाँ पे सभी कथन जो है सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह काठमांडू में आयोजित किया गया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत की कुल जनसंख्या का 75% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। दूसरा कथन है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। तो यहाँ पे देखना है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा जो है असत्य है, दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या विषय था? तो इसका विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, रिपोर्ट के अनुसार निजी ऋण बाजार अनियंत्रित होकर वैश्विक स्तर पर $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। बी जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो कि पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244(a) किससे संबंधित है? तो यह जो है असम राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सी जो है पूर्व से बहने वाली नदियाँ सूखे से ग्रस्त हैं? महानदी और पिन्नार के बीच जो है बहने वाली नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जो है नागावली, तमिलेरु, जो है कुंडलकम्मा और जो है बाहुदा नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। दूसरा कथन है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2026 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं, क्योंकि जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत जो है तीसरे नहीं बल्कि चौथे पायदान पर है। और जो है ये जो है कहा गया है कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा जो है वर्ष 2028 तक जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है, ठीक है, ना कि 2026 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली जो है लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि खबरों में रहे जो है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य का संबंध गुजरात राज्य से है। दूसरा कथन है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर 345 बिलियन हो गया। तो सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य जो है गुजरात में नहीं बल्कि हरियाणा में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है कि हाल ही में जारी शहद उत्पादन के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार शहद उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य जो है दूसरा कथन है, जबकि पहला कथन यहाँ पे सही है। शहद उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब है, और बिहार जो है चौथे पायदान पर है, ना कि तीसरे पायदान पे। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। विगत वर्ष जो है कुल जो है 20,620 टन शहद का उत्पादन बिहार में किया गया, और बिहार के 3 जो है शीर्ष जो है शहद उत्पादन जो है जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें बिहारी व्यक्ति हैं। दूसरा कथन है, गया में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरा कथन है, बिहार वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में GST में 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई। तो सही कथन देखने हैं तो 2 कथन सही है, पहला दूसरा सही है,
तीसरा यहाँ पे जो है पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो 2 कथन यहाँ पे सही है। और इसके अलावा जो है चौथे जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें बिहारी व्यक्ति हैं, 5वें बिहारी व्यक्ति हैं। और जो है 8वें गया में जो है 8वें अंतर्राष्ट्रीय जो है बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया, ना कि गया में, पटना में किया गया इसका आयोजन। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। स्काई ट्रैम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो इसको जो है हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरा गुट्टा की खोज की है, निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। दूसरा कथन है यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तीसरा कथन है भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो पूछा गया सही कथन। तीनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है, जिस पर दोनों द्वारा वर्ष 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह जो है 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है, ना कि फ्रांस के तहत। और इसका नाम ब्रह्मपुत्र और जो है मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। और यह जो है 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो लगभग 2-3 मैक की गति से गमन करती है। यह दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। और भारत में इसकी रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक, भारत ने 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का इसका निर्णय लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। चर्चा में रहा शोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला, जबकि दूसरा कथन है यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। जबकि जो है तीसरा कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ओपन AI ने इस AI मॉडल का अनावरण किया है। दूसरा कथन है यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है। तीसरा कथन है यह ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और जो है सस्ता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पूछा गया है सही के लिए, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसे जो है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है AI मॉडल पर जो है आधारित करके जो है अनावरण किया इसका। और ये जो है PH1 केवल कोडिंग पर और PH2 जो है PHI-2 तर्क पर ही केंद्रित है, लेकिन PHI-3 को कोडिंग और तर्क दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। चर्चा में रहे हंगोर श्रेणी जो है सबमरीन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है इसका नाम सेवा मुक्त PNS हंगोर के नाम पर रखा गया, जिसका उपयोग चीन द्वारा भारत के विरुद्ध वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान किया गया। जबकि दूसरा कथन है यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर श्रेणी की पनडुब्बी है। तीसरा कथन है जो है 26 अप्रैल को चीन द्वारा इंडोनेशिया के लिए निर्मित पहली हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे देखा जाए जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और पहला दूसरा यहाँ पे जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143।
हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति के ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया। तो जो है इस जनजाति का नाम है ब्रू जनजाति। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा की गई। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। तीसरा कथन है यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो इस क्रिकेटर का नाम है युवराज सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित जो है विंझी जम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है। तो केरल में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या थी। इसकी थीम थी मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, लोंगटे त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, हाल ही में जो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने प्रबंधक जो है निदेशक नियुक्त किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गारिया के एक अर्थशास्त्री हैं। दूसरा कथन है वर्ष 1946 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में IMF की स्थापना की गई। तीसरा कथन है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। चौथा कथन है कि वर्तमान में इसके 190 देश हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है कि जो है 1946 में जो है, जबकि इसका स्थापना 1944 में हुआ। बाकी जो है सही है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है गलत के लिए पूछा गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे गंगा आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका क्या नाम रखा गया है। तो इसका जो है गाइया BH3 नाम रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर जो है इक्वला तारामंडल में स्थित है। इसी के साथ ही एडुटेरिया द्वारा संचालित 60 BPSC PT एग्जाम के लिए 8वें नंबर का टेस्ट पेपर का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।